हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम बैक टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। क्वेश्चन आपके बन रहे होंगे सभी। आज हम हमारे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आगे बढ़ने वाले हैं। हम 60 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। हम पूरे के पूरे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ब्रांच और जो आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में आए हुए हैं। तो जब आप इन क्वेश्चन को एक बार कर लेंगे तो आपको जो भी कास्टिंग का क्वेश्चन इन फ्यूचर मिलता है वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपको एल्गोरिथम पता चल जाएगी कि गेट एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो हमें एल्गोरिथम का पता लगाना है कि क्वेश्चन अगर किसी टाइप का आता है, क्वेश्चन में अगर कोई डाटा गिवन है तो हमें डाटा देखते ही पता लग जाना चाहिए कि क्वेश्चन में एक्चुअली वो क्या पूछना चाहता है। तो हमने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन कर लिए हैं, लेकिन अब हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं फ्रॉम द 61 क्वेश्चन। और जो 61 क्वेश्चन है अब आपकी स्क्रीन पे शो होने वाला है। द परमेबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड वाज डिटरमाइंड using a standard AFS American Foundry Society sample by passing 200 cubic centimeter of air at a gauge pressure of 10 gram per centimeter cube. If the time taken for the air to escape was 1 minute, the permeability number is. Very good question. This question is based on your molding sand properties और molding sand properties में एक property होती है permeability। उस परमेबिलिटी पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। और परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है जल्दी से बताएंगे। इट इज द एबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड ड्यू टू विच इट विल अलाउ द गैसेस टू एस्केप। और इस परमेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द परमेबिलिटी नंबर। दिस परमेबिलिटी नंबर इज डिफाइंड बाय परमेबिलिटी नंबर। और ये जो परमेबिलिटी नंबर होता है इसको डिटरमाइन करने के लिए हम उस सैंड का एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन बनाते हैं। और वो जो स्पेसिमेन होता है सिलेंड्रिकल शेप में होता है और उस स्पेसिमेन का जो हाइट होता है वो उसके डायमीटर के इक्वल होता है। अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड की तो स्टैंडर्ड में जो हाइट और डायमीटर होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? 2 इंचेस के। यहां पर उसके डायमीटर और हाइट के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है। सो दिस इज द की पॉइंट। इसलिए मैंने आपको बताया था कि उसके डायमीटर और जो उसकी हाइट है उसकी वैल्यू होती है 2 इंचेस, जिसको हम अगर सेंटीमीटर में चेंज करें तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर। एंड उस वैल्यू की क्या होगी? मैथमेटिकल वैल्यू। उस वैल्यू की मैथमेटिकल वैल्यू होने वाली है आपकी 2 इंचेस की, दैट विल बी 5.08 सेंटीमीटर। तो वेरी गुड। यहाँ पर क्वेश्चन में एच के बारे में बिल्कुल भी नहीं गिवन है। तो कुछ स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका होगा। तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि जब क्वेश्चंस मेरे से पहले आप सॉल्व कर देते हैं। तो मुझे ऐसे ही स्टूडेंट चाहिए कि जो मेरे से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करे, समझाने से पहले ही। अगर हमें स्टैंडर्ड स्पेसिमेन की बात करनी है तो डायमीटर किसके इक्वल होता है? डायमीटर इक्वल होता है हाफ आपके हाइट के। और दिस हाइट विल बी इक्वल्स टू 5.08 सेंटीमीटर। तो ये हमें सेंटीमीटर में लेनी होती है। हालांकि इसकी वैल्यू क्या गिवन होती है? 2 इंचेस। ठीक है, किस में होती है ये? 2 इंच में होती है। लेकिन कैलकुलेशन के लिए हमें किस में लेनी होती है? सेंटीमीटर में लेनी होती है। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। अब इसमें दे रखा है कि जो आपकी एयर है उसका वॉल्यूम कितना पास हो रहा है। जो आपकी एयर है उसका कितना वॉल्यूम पास हो रहा है। तो इस V की वैल्यू गिवन है, दैट इज 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हमें क्यूबिक सेंटीमीटर में ही चाहिए होता है। तो क्यूबिक सेंटीमीटर में ही क्वेश्चन में गिवन है। ऐसा क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या गिवन है? इफ द टाइम टेकन फॉर द एयर टू एस्केप वाज 1 मिनट एंड द गेज प्रेशर इज ऑल्सो गिवन। दिस गेज प्रेशर इज गिवन एज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही हम इसे लेते हैं। दिस इज ग्राम। ठीक है, दिस इज ग्राम। क्लियर है? अब अगर हम बात करते हैं टी की, टी दे रखा है आपका 1 मिनट। तो इसे हम मिनट में ही कैलकुलेट करते हैं। तो परमेबिलिटी नंबर क्या होता है? देखिए परमेबिलिटी नंबर क्या होगा आपका? परमेबिलिटी नंबर विल बी इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है? VH डिवाइड बाय PAT, वेज पैट। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो वैल्यूज रखिए। V की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर? 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो दिस इज V, वॉल्यूम ऑफ द एयर, इनटू H। H की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर? 5.08। सो दिस विल बी 5.08 डिवाइड बाय प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू क्या गिवन है? 10 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी 10। एरिया की वैल्यू में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एरिया की वैल्यू क्या होती है? π/4 मल्टीप्लाई विद d स्क्वायर। व्हाट इज d स्क्वायर? 5.08 स्क्वायर। सो दिस विल बी 5.08 स्क्वायर मल्टीप्लाई विद, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? टी से। व्हाट इज टाइम? टाइम टेकन बाय द एयर इज 1 मिनट। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए और कैलकुलेट करने के बाद आप देखिए आपका इसका आंसर क्या आता है। कैलकुलेट करने के बाद आपका इसका आंसर आने वाला है डी ऑप्शन।
ठीक है, इसका आपका आंसर आएगा 50.12 आने वाला है 61 का। तो परमेबिलिटी नंबर का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या होता है, जितनी ज़्यादा परमेबिलिटी नंबर होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, परमेबिलिटी होगी। ठीक है, और ये जो परमेबिलिटी नंबर है जनरली कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, जल्दी से बताएंगे। ये जो परमेबिलिटी नंबर है इट इज़ जनरली लाइज बिटवीन 60 to 120। अब मुझे आप एक बात बताइए कि इस सैंड सैंपल की जो परमेबिलिटी है ये इनफ है या नहीं है। इस सैंड सैंपल की, मोल्डिंग सैंड के सैंपल की जो परमेबिलिटी है ये कम है, ये क्या है, कम है। तो इसकी परमेबिलिटी पर आप एक कमेंट भी लिख सकते हो कि इट्स परमेबिलिटी इज वेरी लो। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 61। अब मैं क्वेश्चन नंबर 61 के बाद आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 62। सो ऑन योर स्क्रीन दिस इज क्वेश्चन नंबर 62। वेरी गुड, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है। जो आपका 62 नंबर क्वेश्चन है इसको आपको ध्यान से करना है। ये ऑप्शन एलिमिनेटिंग टेक्निक से होगा। इसमें आप ध्यान रखिए ए बी सी डी सभी में दो दो ऑप्शन गिवन है, तो मोर देन 2 विल नॉट बी करेक्ट, तो 2 से ज्यादा करेक्ट नहीं होंगे। क्लियर है। प्रॉपर गेटिंग डिजाइन इन मेटल कास्टिंग। मेटल कास्टिंग में हम प्रॉपर गेटिंग डिजाइन किस लिए करते हैं ये पूछा जा रहा है। प्रॉपर गेटिंग डिजाइन क्यों किया जाता है, प्रॉपर गेटिंग डिजाइन। प्रॉपर गेटिंग डिजाइन हम इसलिए करते हैं ताकि आपकी कास्टिंग में किसी भी टाइप का डिफेक्ट प्रोड्यूस ना हो। विद इन गिवन पीरियड ऑफ द टाइम आपका जो लिक्विड मेटल है वो कैविटी में पहुंच जाए, और जो आपकी वेलोसिटी होनी चाहिए दिस वेलोसिटी शुड बी ऑप्टिमम, ना ही ज्यादा ना ही कम, एंड विदाउट कॉजिंग द स्प्लैशिंग एंड टर्बुलेंस ऑफ द लिक्विड मेटल। एयर एस्पायरेशन इफेक्ट भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और कास्टिंग यील्ड क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होनी चाहिए, है कि नहीं। कास्टिंग यील्ड क्या होनी चाहिए, ज्यादा। कास्टिंग यील्ड क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग टू द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग एंड द वॉल्यूम ऑफ द गेटिंग एलिमेंट्स। तो इसमें देखिए सबसे नीचे से हम स्टार्ट करते हैं। एस अवॉइड मिश्रण। मिश्रण एक कास्टिंग डिफेक्ट है, तो एस आपका क्या है, करेक्ट है। लेकिन जो एस करेक्ट है तो एस आपका किस में है, बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है, तो मतलब एस से काम नहीं चलने वाला है। ऊपर से आइए, इन्फ्लुएंसेस द फ्रीजिंग रेंज ऑफ द मेल्ट। क्यों क्या है, कंपनसेट द लॉस ऑफ फ्लूइडिटी ऑफ द मेल्ट। आर क्या है, फैसिलिटेट्स टॉप फीडिंग ऑफ द मेल्ट। तो हम जो आपका गेटिंग एलिमेंट है उसका जो प्रॉपर डिजाइन है ये किस लिए करते हैं, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। 62 का क्या आंसर होने वाला है, 62 का आपका आंसर होने वाला है, यहां पर रेड कलर में लिख रहा हूं बी। क्या होने वाला है, बी होने वाला है। तो इट विल कंपनसेट द लॉस ऑफ द फ्लूइडिटी ऑफ द मेल्ट। मतलब अगर हम गेटिंग सिस्टम को प्रॉपरली डिजाइन करेंगे, गेटिंग सिस्टम को अगर हम प्रॉपरली डिजाइन करेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपका सॉलिडिफिकेशन होने से पहले ही, ये आपका सॉलिडिफिकेशन होने से मतलब जो आपका बी पॉइंट है उसके आने से पहले ही आपका लिक्विड मेटल कैविटी में पहुंचा देगा। अब आपको यहां पर एक पॉइंट भी ध्यान रखना है कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है आपके लिक्विड मेटल की जो फ्लूइडिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये क्या करता है, ये उसको कंपनसेट करता है, ये उसको क्या कर देता है, कंपनसेट करने के साथ साथ अगर हमारा जो गेटिंग एलिमेंट्स है वो प्रॉपर तरीके से डिजाइन होगा तो आप विद द हेल्प ऑफ दीज गेटिंग एलिमेंट्स आप फेरस मेटल को भी पोर कर सकते हो, आप नॉन फेरस मेटल को भी पोर कर सकते हो। साथ ही साथ जो आपका पोरिंग टाइम होता है वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। पोरिंग टाइम में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। कैसे रिड्यूस होता है, हम ये चूज कर सकते हैं कि हम टॉप गेट सिस्टम यूज में लें या फिर हम बॉटम गेट सिस्टम यूज में लें। ठीक है, अगर आपका गेटिंग सिस्टम प्रॉपर्ली डिजाइन होगा, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन होगा, उसकी लेंथ कम होगी। ठीक है, जो आपका लिक्विड मेटल कैविटी में पहुंचने से पहले लेंथ कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ द फिजिक्स, तो वो अगर कम हो जाएगी तो जो आपका फिलिंग टाइम है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम क्या दे रहे हैं, स्क्रू बेस वेल दे रहे हैं तो स्प्लैशिंग कम हो जाएगी। क्या कम हो जाएगी, स्प्लैशिंग कम हो जाएगी। तो आपका जो 62 है इसका आंसर हो जाएगा Q एंड S। Q क्या है आपका, कंपनसेट द लॉस ऑफ फ्लूइडिटी ऑफ द मेटल। जो आपका S है वो क्या है, S है आपका अवॉइड्स मिश्रण। मिश्रण क्या है, कास्टिंग डिफेक्ट है। मिश्रण जैसा ही एक कोल्ड शट भी होता है, ध्यान रखिएगा वो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 63। This 63 नंबर क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। ए 10 mm थिकनेस स्टील बार इज टू बी हॉरिजेंटली कास्ट
with two correctly top riser of adequate feeding capacity, assuming end effect without chill. What should be the theoretical length of the bar? आपके पास एक क्या है, बार है जिसको आपको कास्ट करना है, उसके जो लिक्विड मेटल है उसको कंपनसेट करने के लिए हम दो राइजर यूज में ले रहे हैं। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? माइंड लगाना पड़ेगा। इसमें आपको लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? लेंथ। ठीक है, तो जब भी आपका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, थिकनेस कम होती है, तो हम मोर देन वन राइजर प्रोवाइड करते हैं। तो यही 63 में होने वाला है। 63 में क्या होने वाला है? हम मोर देन वन राइजर प्रोवाइड कर रहे हैं बिकॉज द सरफेस एरिया इज द मोर एंड द थिकनेस इज वेरी लेस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द थिकनेस? थिकनेस इज गिवन एज 10 mm। थिकनेस इज गिवन एज 10 mm। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाऊं तो अगर हम बात करते हैं विदाउट एंड वॉल ग्रेडियंट, इसमें विदाउट चिल लिखा है, मैं यहां बात कर रहा हूं विदाउट एंड वॉल ग्रेडियंट। ठीक है, विदाउट एंड वॉल ग्रेडियंट। तो जो लेंथ होती है वन राइजर के केस में वो क्या होती है? वो होती है आपकी 4 टाइम्स ऑफ टी, और टू राइजर के केस में होती है 8t। कितनी होती है? 8t होती है। अगर हम बात करते हैं विद एंड वॉल ग्रेडियंट, तो वन राइजर के केस में क्या होता है? वन राइजर के केस में ये 4 + 5 क्या हो जाता है? 90, और ये क्या हो जाता है? टू राइजर, ये टू राइजर हो जाता है आपका 8 + 5 13t, 13 टाइम्स ऑफ द टी। सो इट इज आस्किंग फॉर द टू राइजर विदाउट चिल। विदाउट चिल मतलब विद एंड वॉल ग्रेडियंट। तो ये क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? लेंथ डिटरमाइन करते हैं। क्या डिटरमाइन करते हैं? लेंथ। तो ये देखिए, ये मैंने आपको सिखाया था कि लेंथ हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। ये आपके दो राइजर हैं। ठीक है, जब मैंने आपको एक क्लास में बताया था, मैंने राइजर के डायमीटर को नेग्लेक्ट किया था। क्या किया था? नेग्लेक्ट किया था। मैंने बताया था कि इन दोनों के जो बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? 2t है, 2t होती है। कितनी होती है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 4t। कितनी होती है? 4t। भूल जाते हो? बिल्कुल भूलना नहीं है। ये आपका क्या है? एंड वॉल ग्रेडियंट। ये आपका क्या है? एंड वॉल ग्रेडियंट। ये क्या होता है? ये क्या होता है? 2t। ये वाला होता है 2t। हर जगह 2t नहीं लगाना है। ये क्या होता है आपका? 2.5t। ये क्या होता है आपका? 2.5t। तो टोटल कितना हो गया? 8 और 5 13। अब देखिए, अगर हम अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो भी हम आंसर के पास पहुंच जाएंगे। तो लेंथ क्या हो जाएगा? 13 × t = 13 × 10 = 130 mm। क्या है ये? 130 mm है। अब 130 mm के पास यहां पर एक ही ऑप्शन है, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन इज बी। बट ये जो हमने आंसर निकाला है बाय नेग्लेक्टिंग द डायमीटर ऑफ द राइजर, हमने राइजर के डायमीटर को क्या किया है? नेग्लेक्ट किया है। लेकिन आईआईटी वालों ने क्या कहा है? आईआईटी वालों ने कहा है कि आप राइजर के डायमीटर को भी कंसीडर कीजिए, तभी तो 132 आ रहा है। तभी तो क्या आ रहा है? 132 आ रहा है। तो ये देखो ना, 13 × 10 अपना तो 130 आ रहा है, लेकिन आपका जो ऑप्शन है वो 132 करेक्ट है। लेकिन ऐसा क्यों है? तो ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा इसलिए कि हमारे पास एक ये स्लैब है जिसको हमें प्रोड्यूस करना है। यहां पर आपके पास दो राइजर है, दिस इज द फर्स्ट राइजर, दिस इज द सेकंड राइजर। ये क्या है? आपका सेकंड राइजर है। देखो, इसको थोड़ा बड़ा बना रहा हूं मैं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या माना है, यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस इज 40। यहां से लेके यहां तक दिस इज एंड वॉल ग्रेडियंट अप टू हियर, एंड वॉल ग्रेडियंट। इस डिस्टेंस को इन्होंने माना है 2t और इस डिस्टेंस को इन्होंने माना है 2.5t। इस डिस्टेंस को इन्होंने माना है 2t,
इस डिस्टेंस को इन्होंने माना है 2.5t। लेकिन जो ये वाली डिस्टेंस है जो मैं ब्लू कलर में शो कर रहा हूं, दिस इज द डायमीटर ऑफ द राइजर, दिस इज द डायमीटर ऑफ द राइजर, और ये उनको क्या कंसीडर कर रहे हैं 1 mm, सो दिस विल बी 1 mm, दिस विल बी 1 mm। लेकिन अगर आप ये पॉइंट भी याद नहीं रखते हो, अगर आप ये 1 mm वाला भी कंसेप्ट याद नहीं रखते हो, तो भी आप आंसर के पास पहुंच जाने वाले हो, आप आंसर के पास इसमें श्योर पहुंच जाओगे। ठीक है, हो सकता है कि आईआईटी वालों ने कुछ डिफरेंट वे में पूछा हो, तो यहां पर वो 1 mm ऐड करने के बाद ये आपका 132 mm हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप यहां से आंसर तक पहुंच रहे हो या नहीं हो, ये मुझे आप बता दीजिएगा कि यहां से आप आंसर तक पहुंच रहे हो। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 63। अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 64 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, इट इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। मैच द फॉलोइंग इसमें हमें मैच द फॉलोइंग करना है। इसमें आपको ऑप्शन ही नहीं दिए मैंने, डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग कीजिए और मैच कीजिए कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जब ऑप्शंस गिवन होता है तब तो हम ऑप्शंस एलिमिनेट करके कर लेते हैं, जब ऑप्शंस ही ना गिवन हो तो क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए जब ऑप्शन ही ना गिवन हो तो हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 64 में PQRS। सो क्वेश्चन नंबर 64, जिन स्टूडेंट्स के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वो अच्छी बात है, उनका क्या करना है, बस रिवीजन ही करना है आपको। और जिन स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थोड़े बहुत छोटी बड़ी गलतियों के कारण गलत हो रहे हैं, वो तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। अब पूछोगे सर वो कैसे, हम तो क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। अरे आपको पता तो चल रहा है ना कि आपकी गलती क्या है क्वेश्चन करने का। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि क्वेश्चन करने का हमारा यही मोटिव होना चाहिए कि हमारी मिस्टेक्स पता चल जाए। क्या पता चल जाए, मिस्टेक्स। तो ध्यान रखिए, हमें हमारी मिस्टेक पता लगानी है। सच्चा दोस्त वही होता है जो आपको गलतियां बताए। तो कीप इन माइंड दैट कि अगर मिस्टेक्स हो रही है तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। 64 क्वेश्चन में क्या है, देखिए 64 क्वेश्चन में गिवन है PQRS। सो दिस इज PQRS। P में क्या गिवन है, ग्रीन सैंड मोल्डिंग। P में क्या गिवन है, ग्रीन सैंड मोल्डिंग। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है तो मैं लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। तो ग्रीन सैंड मोल्डिंग, तो ग्रीन सैंड मोल्डिंग है, उसके बाद शेल मोल्डिंग है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है, उसके बाद सिरेमिक मोल्डिंग है। तो आसान कौन सा लग रहा है, हमें क्यू लग रहा है आसान। तो क्यू क्या है, सेल मोल्डिंग। और शेल मोल्डिंग प्रोसेस में हम यूज में लेते हैं रेजिन बाइंडर्स। तो आपका क्यू का क्या आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यू का क्या आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नाउ कम टू द आर, दैट इज इन्वेस्टमेंट मोल्डिंग। तो देखो पोरिंग, डिपिंग, कॉम्पैक्शन, इन 1 2 3 में से होगा, बताओ क्या होगा, आर का 1 2 3 में से होगा, इसका तो 4 हो गया। आर क्या आपका इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का होगा 1 2 या 3 में से। तो इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए। हम जब प्रोड्यूस करते हैं पैटर्न असेंबली तो उसको हम क्या करते हैं, स्लरी में डिप करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आपका डिपिंग। तो आर का क्या हो गया 2। अब पी का हो सकता है आपका 1 और क्या बच गया 3। पी का क्या हो सकता है 1 और 3। तो पी में देखिए 1 और 3। ग्रीन सैंड मोल्डिंग 1 है आपका पोरिंग और 3 क्या है कॉम्पैक्शन। 1 क्या है पोरिंग, 3 में क्या है कॉम्पैक्शन। तो इसका क्या हो जाएगा पी का हो जाएगा 3 और एस का क्या हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि हम रैमिंग फोर्स अप्लाई करते हैं इन ग्रीन सैंड मोल्डिंग। और जो सिरेमिक मोल्डिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड मेटल को डायरेक्टली पोर करते हैं। तो आपका एस का क्या हो जाएगा 1। तो इसमें कोई करेक्ट ऑप्शन ही नहीं है। तो 64 इज मैच द फॉलोइंग। कम टू द क्वेश्चन नंबर 65। क्या कह रहा है 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द मोल्डिंग सैंड। तो 65 क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। 65 क्वेश्चन जिसने अच्छे से रिवीजन किया होगा उसका सॉल्व हो जाएगा। और ये मैं बार बार आपको, मैंने उस टाइम भी फोर्स किया था कि 65 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा। मैं बार बार इस चीज को मैंने बहुत बार रिपीट किया है क्लास में। तो देख लीजिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है, वापिस भी आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द मोल्डिंग सैंड। तो मोल्डिंग सैंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, चलो आप बता दीजिए जल्दी से। एक तो होता है रिफ्रैक्टोरिनेस टेम्परेचर। क्या होता है, रिफ्रैक्टोरिनेस टेम्परेचर। दूसरी क्या होती है, परमिएबिलिटी। दूसरी क्या होती है, परमिएबिलिटी। इसी के साथ साथ आपका रिवीजन भी हो रहा है। थर्ड क्या होती है, स्ट्रेंथ। थर्ड क्या होती है, स्ट्रेंथ। फोर्थ क्या होती है, हार्डनेस। फोर्थ क्या होती है, हार्डनेस। फिफ्थ क्या होती है, फ्लोएबिलिटी।
फिफ्थ क्या होती है? फ्लोएबिलिटी। सिक्स्थ क्या होती है? सिक्स्थ होती है आपकी थर्मल कंडक्टिविटी। ये चलो लास्ट में आती है, पहले अपने एडेसिव कोहेसिव लिख लेते हैं, एडेसिव। सेवंथ क्या होती है? कोहेसिव। एट्थ क्या होती है? जल्दी से बताओ। थर्मल कंडक्टिविटी, अभी तो बताया था, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल एक्सपेंशन। नाइन्थ क्या होती है? कोलैप्सिबिलिटी। अब देखो इनमें से कौन सी नहीं है, देखो परमेबिलिटी बिल्कुल है, कोलैप्सिबिलिटी बिल्कुल है, स्ट्रेंथ बिल्कुल है, फ्लूइडिटी नहीं है। फ्लूइडिटी की जगह अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं फ्लोएबिलिटी और फ्लूइडिटी में। तो मैंने आपको फ्लोएबिलिटी मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टीज में बताया था, फिर मैंने आपको फ्लूइडिटी पढ़ाया था, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड मेटल। फ्लूइडिटी इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द मोल्डिंग सैंड। आपका मोल्डिंग सैंड फ्लो थोड़ी कर सकता है, मोल्डिंग सैंड फ्लूइड थोड़ी ना है। मोल्डिंग सैंड फ्लूइड है क्या? नहीं है, मोल्डिंग सैंड फ्लूइड नहीं है। तो फ्लूइडिटी इज अ प्रॉपर्टी, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ, किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड मेटल। ये लिक्विड मेटल की प्रॉपर्टी है। लिक्विड मतलब क्या होता है? फ्लूइड ही तो होता है। तो इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड मेटल। कैसे डिटरमाइन करते हैं? इट इज डिटरमाइंड बाय द कंडक्टिंग द स्पाइरल टेस्ट। स्पाइरल टेस्ट याद करो, स्पाइरल टेस्ट स्टैंडर्ड स्पाइरल यूज में लेते हैं। ये आपका राइजर है, सांप जैसा नजर आता है ये है आपका स्टैंडर्ड स्पाइरल, ये जो नीचे बनाया मैंने। तो दिस इज स्पाइरल। ये क्या आपका राइजर है, ये क्या है? स्टैंडर्ड स्पाइरल। तो जितना डिस्टेंस कवर करेगा बिफोर सॉलिडिफिकेशन, इट विल गिव द वैल्यू ऑफ द फ्लूइडिटी ऑफ द लिक्विड मेटल, नॉट द मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड की तो फ्लोएबिलिटी होती है ताकि वो आपके मोल्ड बॉक्स के हर कॉर्नर में पहुंच जाए। तो यहां से देखो सारे के सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। कैसे कि आपने प्रॉपर्टीज का रिवीजन भी कर लिया, आपने फ्लूइडिटी को भी जान लिया, स्पाइरल को भी जान लिया। स्टैंडर्ड स्पाइरल जो होता है ये क्या है? लिक्विड मेटल की प्रॉपर्टी है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 65। और 65 का आंसर क्या होने वाला है बताएंगे मुझे? 65 का आंसर होने वाला है डी। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 66। अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ये कौन सा क्वेश्चन है आपका? 66 है। और ये अब है आपकी स्क्रीन पर गेटिंग रेशियो। कितनी बार आ गया गेटिंग रेशियो, आपको पता चल गया होगा। अब तो ये क्वेश्चन देखते ही हो जाना चाहिए, इन क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि इसके साथ साथ आपके जो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी कवर हो जाए, जो और भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो भी क्या हो जाए? कवर हो जाए। इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन करता हूं। तो आप सोचते होंगे सर ये तो 1 मिनट का क्वेश्चन है, इतना लंबा टाइम क्यों ले रहे हैं आप? तो देखिए 66 का आंसर क्या होगा? गेटिंग रेशियो। और गेटिंग रेशियो क्या है? 1:2:4 इज यूज्ड टू डिजाइन द गेटिंग सिस्टम फॉर मैग्नीशियम एलॉय कास्टिंग। वेरी गुड। दिस गेटिंग रेशियो रेफर्स टू द क्रॉस सेक्शन एरियाज ऑफ द वेरियस गेटिंग एलिमेंट्स गिवन बिलो। जो आपका क्वेश्चन नंबर 66 है, क्वेश्चन नंबर 66 में क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 66 में गिवन है गेटिंग रेशियो। क्या गिवन है? गेटिंग रेशियो गिवन है। और ये गेटिंग रेशियो क्या गिवन है? 1:2:4। और एलिमेंट्स की नंबरिंग क्या दे रखी है? पहली नंबरिंग दे रखी है, पहली नंबरिंग दे रखी है डाउन स्प्रू। क्या दे रखी है? डाउन स्प्रू। स्प्रू डाउन स्प्रू एक ही बात है। सेकंड नंबरिंग आपको इसमें दे रखी है रनर की। क्या दे रखी है? रनर की। थर्ड दे रखी है इन गेट की। इन गेट मतलब गेट, एक ही बात है। आंसर आ गया होगा सभी का, बहुत इजी है ये तो। ये गेटिंग रेशियो किसका रेशियो होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्प्रू टू द एरिया ऑफ द रनर टू द एरिया ऑफ द गेट। तो एरिया ऑफ द स्प्रू टू द एरिया ऑफ द रनर टू द एरिया ऑफ द गेट। सो 1 2 3। तो किस ऑप्शन में 1 2 3 है? ए ऑप्शन में ही है। आपके ए ऑप्शन में ही क्या है? 1 2 3। तो 66 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। वेरी गुड, सबका सॉल्व हुआ है, मुझे पता है ये क्वेश्चन सबका सॉल्व हुआ है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 67। ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया आपको, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी नहीं करनी है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हालांकि बहुत इजी है लेकिन इसमें हमें जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी में मुझे पता है आप कुछ और वैल्यू निकाल दोगे। क्या कह रहा है? ए कास्टिंग ऑफ साइज 100 mm into 100 mm into 50 mm is required
ठीक है, आपकी कास्टिंग का साइज दे रखा है, ये हमें चाहिए, इट इज रिक्वायर्ड। एज्यूम वॉल्यूम ऑफ द श्रिंकेज ऑफ द कास्टिंग, जो कास्टिंग हो रही है उसका जो श्रिंकेज हो रहा है उसके वॉल्यूम में कितना परसेंट कमी हो रही है, 2.6%। द हाइट ऑफ द राइजर इज 80 mm, राइजर की हाइट गिवन है 80 mm, एंड राइजर वॉल्यूम डिसाइड, राइजर का वॉल्यूम कितना होना चाहिए ये हमने डिसाइड किया है 4 टाइम्स ऑफ द श्रिंकेज इन द कास्टिंग। जो हमने करा था 3 टाइम्स ऑफ द परसेंटेज श्रिंकेज वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग, यहां पर 4 टाइम्स है, यहां पर क्या है 4 टाइम्स है, तो बहुत अच्छी बात है, राइजर कंपनसेट कर देगा। सो दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ द श्रिंकेज ऑफ द कास्टिंग। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट राइजर डायमीटर इन mm, मतलब एच डी के इक्वल नहीं है, एच डी के यहां पर इक्वल नहीं है, तो वो कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं लगाना है। यहां पर क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है कि एच की वैल्यू कितनी है 80 mm, डी की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 में अगर हम बात करते हैं आपकी जो कास्टिंग है उसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग क्या है, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग विल बी इक्वल्स टू 100 इंटू 100 इंटू 50 mm क्यूब, इंटू 50 mm क्यूब। अब हम बात करते हैं श्रिंकेज की, श्रिंकेज कितना हो रहा है, श्रिंकेज वॉल्यूम, श्रिंकेज वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग कितना हो रहा है, कितना परसेंट है भाई, ये है 2.6%। सो दिस विल बी 2.6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई विद 100 इंटू 50 मल्टीप्लाई विद दिस वॉल्यूम। इसको मैं लिख लेता हूं, सपोज वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग, सो दिस विल बी VC, it will be multiplied with VC. This is the shrinkage volume, ये shrinkage volume है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है जो आपका राइजर का जो वॉल्यूम होगा इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ दिस श्रिंकेज वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ राइजर, वॉल्यूम ऑफ राइजर, स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, वॉल्यूम ऑफ राइजर विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 2.6 डिवाइड बाय 100 multiply with VC, it will be multiplied with VC, so this will be the volume of the riser, this will be the volume of the riser। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए दिस वॉल्यूम ऑफ द राइजर विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर एच, स्मॉल डी स्क्वायर एच ले लीजिए जो हम टर्म्स यूज में लेके आ रहे हैं। सो दिस विल बी 4 इंटू 2.6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई विद VC। तो यहां पर आप H की वैल्यू को पुट कीजिए और D की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए, और D की वैल्यू आपकी क्या आती है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 67। तो देखते हैं D की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, D की वैल्यू आपकी आ रही है 28.76, वेरी गुड, 28.76 mm। सो दिस विल बी 28.76 mm। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द D, दिस इज द वैल्यू ऑफ D। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 67 का आंसर है सी, दैट इज 28.76 mm। वेरी गुड। कम टू द क्वेश्चन नंबर 68। वुड फ्लोर इज एडेड टू द कोर सैंड इन ऑर्डर टू इंप्रूव इट्स विच प्रॉपर्टी। तो जो हम एडिटिव्स मिक्स करते हैं आपकी मोल्डिंग सैंड में, ठीक है, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लाता है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, और 68 क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है कि जब हम वुड फ्लोर मिक्स करेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है, कौन सी प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है। तो वुड फ्लोर या फिर सॉ डस्ट को जब हम मिक्स करते हैं तो आपकी कोलैप्सिबिलिटी या फिर परमेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो देखिए आंसर क्या है आपका 68 का ए। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा आपके, 68 का आंसर हो जाएगा आपके ए, कोलैप्सिबिलिटी। सो कोलैप्सिबिलिटी। अब हम बात करते हैं कौन कौन से एडिटिव से रिवीजन हो जाएगा आपका। तो देखिए वुड फ्लोर, वुड फ्लोर, और क्या हो सकता है सॉ डस्ट, और क्या हो सकती है सॉ डस्ट हो सकती है। अब देखिए जब हम इसको मिक्स करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है, कोलैप्सिबिलिटी, कौन सी, कोलैप्सिबिलिटी। और कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, परमिएबिलिटी। और कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, परमिएबिलिटी। और क्या एडिटिव हो सकते हैं बताइए, और हो सकते हैं आपके बाइंडर्स। कौन कौन से बाइंडर्स होते हैं जल्दी बताइए, डेक्स्ट्रीन,
जल्दी से बताइए। डेक्स्ट्रिन, और क्या था? मोलासेस, और क्या था? लिंसीड ऑयल। ये क्या करते हैं, किसको इंक्रीज करते हैं? ये स्ट्रेंथ और हार्डनेस को इंक्रीज करते हैं। किसको इंक्रीज करते हैं? स्ट्रेंथ और हार्डनेस को। एक और है डीटी से, कोल डस्ट। जब हम कोल डस्ट का यूज करते हैं, कोल डस्ट का स्प्रे करते हैं बिफोर पोरिंग द लिक्विड मेटल इनटू द कैविटी, तो इंप्रूव होती है आपकी सरफेस फिनिश। कौन इंप्रूव होती है? सरफेस फिनिश। तो मशीनिंग अलाउंस की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मशीनिंग अलाउंस तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बट जो मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सरफेस फिनिश क्या हो जाती है? इंप्रूव हो जाती है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 68। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 69। इट इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। क्वेश्चन नंबर 69। The shape factor for a casting in the form of an annular cylinder of outside diameter 30 cm, inside diameter 20 cm and the height 30 cm. Correction factor is K equals to 1.0. ये कुछ स्टूडेंट्स इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये जो शेप फैक्टर पूछा जा रहा है ये आपका हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन है। अरे ऐसा नहीं है, ये कास्टिंग का ही क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? कास्टिंग का ही क्वेश्चन है। और कास्टिंग में जब हम राइजर का डिजाइन करते हैं उसमें हम एक जगह शेप फैक्टर का यूज करते हैं, और वो कौन सा मेथड होता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, तब तक मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। पहले मुझे मेथड बताइए कि राइजर के किस मेथड में हम शेप फैक्टर नाम की टर्म का यूज करते हैं। दैट इज मॉडिफाइड केन्स मेथड। जो आपका मॉडिफाइड केन्स मेथड होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? नेवल रिसर्च लेबोरेटरी मेथड। उसमें हम शेप फैक्टर का यूज करते हैं। शेप फैक्टर क्या होता है? जल्दी से बताइए। व्हाट इज शेप फैक्टर? सो ये है आपका शेप फैक्टर। अभी बताऊंगा इसको कैसे सोल्व करना है। सीधा सोल्व कर दिया तो कुछ और ही आंसर आ जाएगा। सो शेप फैक्टर, दिस शेप फैक्टर विल बी इक्वल्स टू लेंथ प्लस विड्थ डिवाइड बाय थिकनेस, है ना? LTW, लेंथ प्लस विड्थ डिवाइड बाय थिकनेस। और ये क्या होती है? देखो ये क्या होती है? ये होती है आपकी लेंथ। ये क्या होती है आपकी? लेंथ। ये क्या होती है आपकी? थिकनेस, T, कैपिटल T ले लो, थिकनेस T। और ये जो बोर्ड के अंदर की तरफ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड जो मैं अंदर की तरफ बना रहा हूं, ये क्या होती है? विड्थ। ये क्या होती है? विड्थ। लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ है नहीं, ये ध्यान रखना। ये सॉलिड सिलेंडर नहीं है, एनुलस है, हॉलो सिलेंडर है। वहां पर सॉलिड सिलेंडर वाला फॉर्मूला मत लगा देना, कुछ और आंसर आएगा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। ये बहुत ही ईजी है यार। आपको दे रखा है सॉलिड सिलेंडर। क्या दे रखा है? सॉलिड सिलेंडर, है ना? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा नहीं। होलो सिलेंडर है, ये आपका होलो सिलेंडर है। मैंने यहाँ बीच में लाइन क्यों बनाई है अभी बताता हूँ। ये आपका कुछ इस प्रकार का होलो सिलेंडर होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस होलो सिलेंडर को ऐसे कट करके ऐसे खोल रहा हूँ, ठीक है। इसको समझिए ऐसे कि आपका होलो सिलेंडर कुछ इस तरीके से दे रखा है। ये आपका होलो सिलेंडर है। सो दिस इज योर होलो सिलेंडर। इसको मैं क्या कर रहा हूं, यहां से कट करके ऐसे खोल रहा हूं। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। ये आपका होलो सिलेंडर है, इसको मैंने यहां से कट किया, ऐसे खोल दिया। प्रॉब्लम है कोई? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मैं इसको ऐसे खोलूंगा तो मुझे कुछ ऐसा ही नजर आएगा। तो जब मैं इसको ऐसे खोलूंगा ऐसे, तो ये क्या होगा? इट विल बी इक्वल्स टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर। इट विल बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ सिलेंडर। और ये क्या होगा? इट विल बी द मीन पेरीमीटर। इट विल बी मीन पेरीमीटर। और ये क्या होगा? ये थिकनेस। और ये थिकनेस कितनी है? जल्दी से बताओ। डायमीटर क्या क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है आपको 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। सो दिस आउटर डायमीटर इज गिवन एज 30 सेंटीमीटर। और जो आपका इनर डायमीटर है, जो आपका ये इनर डायमीटर है, इट विल बी गिवन एज 20 सेंटीमीटर। सो दिस वैल्यू विल बी कम्स आउट, कितना हो जाएगा ये? 30 माइनस 20, 10, 5 सेंटीमीटर। 10 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, है ना? ऐसा थोड़ी होगा। जब यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 10 होगा, तो 20 प्लस 20 40 हो जाएगा ना। तो 30 में से कितना माइनस करें? इधर 5, इधर कितना करें? माइनस 5, तो कौन आएगा? 20। तो 20 प्लस 5 प्लस 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? 5 सेंटीमीटर। 10 मत कर देना, 10 कर दिया तो ये 40 आ जाएगा।
क्या आ जाएगा ये 40। तो t की वैल्यू कितनी आ रही है 5 सेंटीमीटर। सो दिस t विल बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, लेंथ विल बी इक्वल्स टू, इसकी जो लेंथ है हाइट है इट विल बी गिवन एज ए 30 सेंटीमीटर, इट विल बी गिवन एज ए 30 सेंटीमीटर। जो मीन पैरामीटर है इट विल बी इक्वल्स टू पाई डी मीन। व्हाट इज डी मीन? 30 प्लस 20 डिवाइड बाई 2। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू पाई इंटू 30 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, 30 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा पाई इंटू 25। सो दिस विल बी पाई इंटू 25। यहाँ पर वैल्यूज पुट कीजिए। लेंथ की वैल्यू क्या है 30 इंटू, सॉरी नॉट इंटू, प्लस पाई इंटू कितना हो जाएगा ये 25 डिवाइड बाय थिकनेस की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। थिकनेस की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कीजिए और बताइए आंसर क्या आएगा। आंसर काफ़ी इजी आएगा, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ और आपको गैस भी कर सकते हो इसको। तो 30 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा 6 प्लस पाई इंटू 5, पाई इंटू 5। तो देखिए इसके ऑप्शंस क्या क्या गिवन है 21.77, 6.28, डी ऑप्शन है आपका 12.28, जो आपका सी ऑप्शन है 9.42। तो ये क्या होता है देखिए 6 प्लस 3.14 इंटू 5, तो 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 7 पॉइंट, 5 3 जा 15 प्लस 6, कैलकुलेटर भी नहीं चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 21.70, 21.70। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। बिना कैलकुलेटर के आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। कैलकुलेटर में वक्त जाया मत कीजिए, जहां पर आपकी कैलकुलेशन इजी हो। टाइम को सेव कीजिए, टाइम को क्या कीजिए सेव कीजिए। तो मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 70। A steel slab of dimension 30 into 20 into 5 centimeter is poured horizontally while using a साइड राइजर। तो मतलब साइड राइजर का यूज करते हुए पोर हो रहा है हॉरिजॉन्टली। द राइजर इज इन सिलेंड्रिकल शेप एंड द विद डायमीटर एंड हाइट बोथ आर इक्वल टू डी। तो जो आपका साइड राइजर है उसका डायमीटर भी डी है और जो उसका डायमीटर का जो वैल्यू है उसकी वैल्यू हाइट के इक्वल है। ये सिलेंड्रिकल राइजर है आपका, बट ध्यान रखना ये साइड राइजर है। नाउ कम टू द पॉइंट दैट द फ्रीजिंग रेशियो ऑफ द मोल्ड इज, बहुत इजी है। द फ्रीजिंग रेशियो ऑफ द मोल्ड इज, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को अगर आप सीधा कर रहे हो तो आपको आंसर ऑप्शन में नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। इस क्वेश्चन को आपने कर लिया, आप सॉल्व भी सही कर लोगे, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आप आंसर निकालोगे वो आंसर आपको ऑप्शन में नहीं मिलने वाला। सो क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 70 है स्टील कास्ट स्लैब ऑफ डायमेंशन 30 इंटू 20 इंटू 5 सेंटीमीटर is poured horizontally using a side riser. The riser is cylindrical in shape with a diameter and height both equal to D. The freezing ratio of the mold is, very good question. 70 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। डायरेक्ट अगर आपने कर लिया, सही भी कर लिया, तो आपको ऑप्शन में वो नहीं मिलने वाला है। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन देखा है मैंने हिस्ट्री में कि आपने अगर क्वेश्चन सही कर लिया है, आंसर भी सही आ गया, मैथमेटिकल वैल्यू भी कैलकुलेशन के बाद अगर सही आ गई है, लेकिन वो आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगी। अब देखिए ऑप्शन में जिन्होंने लॉजिक लगाया होगा वो तो कर लेंगे और जो लॉजिक नहीं लगा पाए होंगे वो रह जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लॉजिकली मीनिंग भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो कास्टिंग है, उसका साइज क्या है, साइज ऑफ द कास्टिंग क्या है देखिए, साइज ऑफ कास्टिंग, इसकी वैल्यू क्या है देखिए। कास्टिंग का साइज है आपके 30 इंटू 20 इंटू 5 है ना, 30 इंटू 20 इंटू 5, 30 इंटू 20 इंटू 5 इज पोर्ड हॉरिजॉन्टली यूजिंग ए साइड राइजर। और साइड राइजर है तो यहां लिख लीजिए पहले साइड राइजर, क्या लिख लीजिए साइड राइजर, क्या है ये साइड राइजर। इट इज इन सिलेंड्रिकल इन शेप विद द डायमीटर इक्वल्स टू इट्स हाइट। सो द डायमीटर विल बी इक्वल्स टू इट्स हाइट। तो अगर मैं बात करता हूं साइड राइजर के लिए, द वैल्यू ऑफ द साइड राइजर क्या है V by A। द वैल्यू ऑफ द V by A फॉर द साइड राइजर विल बी इक्वल्स टू D by 6। यहां तक कोई गलती नहीं करते हैं। अब लॉजिक कहां छुपा है देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके, लॉजिक कहां छुपा है, सोल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, बाय यूजिंग द मॉडुलस मेथड, दूसरा है बाय यूजिंग द कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बात करते हैं हम फ्रीजिंग रेशियो की। ये क्या पूछ रहा है, फ्रीजिंग रेशियो 70 में
भाई तो मैं बता रहा हूँ गलती कहाँ करोगे। फ्रीजिंग रेशियो जल्दबाजी में क्या होता है, जल्दबाजी में हम ऊपर ले लेते हैं आपका मॉडुलस ऑफ द कास्टिंग, नीचे हम ले लेते हैं मॉडुलस ऑफ द राइजर। लेकिन देखो ये क्या होता है, ऊपर होता है आपका मॉडुलस ऑफ राइजर, नीचे होता है आपका मॉडुलस ऑफ कास्टिंग। अगर हम इसको दूसरी कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की टर्म में लिखें तो वो क्या होगा, देखिए आपका होगा A/V ऑफ कास्टिंग डिवाइड बाय A/V ऑफ राइजर। ध्यान से देखो उल्टा हो रहा है, पूरा ही उल्टा हो रहा है। इसलिए मैंने कहा था एक फॉर्मूला याद रखना, आंसर निकाल लाओगे, सही निकालोगे, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं मिलेगा, वो ऑप्शन में नहीं मिलेगा। सही आंसर आपको देखना पड़ेगा, सही आंसर आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला चलना है। सही क्वेश्चन इन द सही आंसर इन द सेंस आपको फॉर्मूला याद था, लेकिन आप गड़बड़ कर गए RC में, CR में। हो सकता है ऊपर आप मॉडुलस ऑफ कास्टिंग ले लो, नीचे ले लो मॉडुलस ऑफ राइजर, लेकिन वो गलती हमें नहीं करनी है। अब आपकी जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो पहले अपने निकालते हैं मॉडुलस ऑफ द राइजर, D/6 आ चुका है, ठीक है। अब हम निकालते हैं मॉडुलस ऑफ द कास्टिंग, दिस इज द मॉडुलस ऑफ राइजर D/6। तो ऐसा आंसर देखो जिसमें ऊपर D मिल रहा हो, ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। मॉडुलस ऑफ कास्टिंग क्या होगा, V/A ऑफ कास्टिंग। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग, 30 into 20 into 5 डिवाइड बाय 2 times of 30 into 20 plus 20 into 5 plus 5 into 30। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सॉल्व कीजिए इसको। 30 into 20 600 plus 100 700 plus 150 850। so this will be 30 into, नीचे लिखता हूं इसको मैं, मॉडुलस ऑफ कास्टिंग विल बी इक्वल्स टू 30 into 20 into 5 डिवाइड बाय 2 times of 850। तो ये क्या हो जाएगा आपका 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 15। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जल्दी से बताएंगे, 30 डिवाइड बाय 17, 30 डिवाइड बाय 17। तो मॉडुलस ऑफ कास्टिंग विल बी 30 डिवाइड बाय 17। नाउ सॉल्व दिस। व्हाट विल बी द फ्रीजिंग रेशियो, फ्रीजिंग रेशियो की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, मॉडुलस ऑफ राइजर D/6 मल्टीप्लाई विद मॉडुलस ऑफ कास्टिंग 30 डिवाइड बाय 17। मॉडुलस ऑफ कास्टिंग इज 30 डिवाइड बाय 17। so this will be 30 divided by 17। this will be 30 divided by 17। so this is the freezing ratio। और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, देखिए इसकी वैल्यू आपके बराबर आ रही है 0.094 D। इसकी वैल्यू आपके बराबर आ रही है 0.094 टाइम्स ऑफ द D। यहां तक जो पहुंच जाएंगे वो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अब हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें आपकी ये वैल्यू आ रही हो 0.094 D। हमें अब ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें ये वैल्यू आ रही हो 0.094 D। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन बताइए 70 का आंसर क्या होगा, 70 का आंसर होगा 8D डिवाइड बाय 75। सो द फ्रीजिंग रेशियो विल बी इक्वल्स टू 8D डिवाइड बाय 75। इसकी वैल्यू भी आएगी ऑलमोस्ट 0.094 D। तो ऐसे ये ऑप्शन में मिला क्या आपको, बताओ तो, मिला क्या, नहीं मिला, ये ऑप्शन में मिला ही नहीं। तो इसको और कैसे सॉल्व कर सकते थे, और देखो कैसे कर सकते थे। इसको हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते कि ये 16 है, ये क्या है 16। अब सॉल्व कर सकते थे, बिल्कुल। ये क्या हो जाता आपका 8 और ये क्या हो जाता आपका 3। तो 8 डिवाइड बाय 90। तो लमसम आपको ऑप्शन मिल जाता 8 की टर्म्स में 8 डिवाइड बाय 90। लेकिन आपके पास वर्चुअल कैलकुलेटर है, सो यू डू नॉट नीड टू डू अप्रोक्सीमेशंस। तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको क्या करना है, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ऐसे अप्रोक्सीमेशन नहीं करना। ये अप्रोक्सीमेशन तो तब किया जाता है जब आपके पास टाइम बहुत कम हो। क्या हो, टाइम बहुत कम हो। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 70। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 71। कोल्ड शट इज ए डिफेक्ट इन द कास्टिंग ड्यू टू। कोल्ड शट क्यों होता है भाई, बताओ, कोल्ड शट क्यों होता है। ये दो टाइप के डिफेक्ट हैं, कोल्ड शट और मिश्रण। कोल्ड शट और मिश्रण दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मिश्रण मतलब रन ही नहीं कर पाया, बीच में ही सॉल्डिफाई हो गया, और कोल्ड शट मतलब जो आपकी लिक्विड मेटल है उसकी दो स्ट्रीम प्रॉपर्ली फ्यूज नहीं हो पाई।
तो देखिए सैंड स्लाइडिंग फ्रॉम कॉप सरफेस, ऐसा नहीं है। इंटरनल वॉइड्स ऑफ द सरफेस डिप्रेशन ड्यू टू द एक्सेसिव गैस ट्रैप्ड, बिल्कुल नहीं, ये तो गैस डिफेक्ट है। डिसकंटिन्यूटी रिजल्टिंग फ्रॉम 100 कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल नहीं। टू स्ट्रीम्स ऑफ द मटेरियल दैट आर टू कोल्ड टू फ्यूज प्रॉपरली, यही तो आपका आंसर है। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा? 71 का आपके आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। जो आपका कोल्ड शट होता है वो कैसे होता है? ये डिफेक्ट कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, देख लो कौन कहता है क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, रिपीट तो होते ही हैं भाई। ये आपका कौन सा डिफेक्ट है? कोल्ड शट। मिक्स होने से पहले ही ठंडा हो गया, मिक्स होने से पहले क्या हो गया? ठंडा हो गया, और ठंडा होने से सॉल्डिफाई हो गया। और ये कौन सा डिफेक्ट है? ये तो रट गए होंगे अब तो, ये कौन सा डिफेक्ट है? बस डायग्राम याद होना चाहिए, डायग्राम से सब निकाल दोगे। मिश्रण, ये क्या है? मिश्रण। वेरी गुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 72। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। स्टील कास्टिंग ऑफ, स्टील नहीं दे रखा है, ए कास्टिंग ऑफ साइज 400 mm, 200 mm एंड 140 mm solidifies in 20 minutes. The solidification time for a casting size given is 400 mm into 200 mm into 35 mm, मतलब उसकी जो थिकनेस थी वो कम कर दी है। अंडर सिमिलर कंडीशन, मतलब सेम मटेरियल है, सिमिलर कंडीशन है, आपका पोरिंग टेम्परेचर सेम है, सारा कुछ आपका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो सेम है, एम्बिएंट टेम्परेचर सेम है, लेकिन इसने कास्टिंग के साइज को क्या कर दिया है? डिक्रीज। और जब इसने कास्टिंग के साइज को डिक्रीज कर दिया, आपको निकालना है सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ द अनदर कास्टिंग। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 72, जल्दी जल्दी क्वेश्चन 72 कीजिए, वीडियो पॉज करके, और उसके बाद देखिए सॉल्यूशन में क्या आंसर यही आता है या नहीं आता है। सो हम एज्यूम कर लेते हैं पहली कास्टिंग है आपकी ए, और इसका साइज क्या गिवन है? 400, 200, 140। सो साइज गिवन है 400 इंटू 200 इंटू 140 mm। एक बी कास्टिंग है, उसका साइज क्या है? 400 इंटू 200 इंटू 35 mm इंटू 35 mm। और जो आपकी पहली वाली कास्टिंग है ये सॉलिडिफाई हो रही है 20 मिनट्स में, तो इसका टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम है ए कास्टिंग का, इट विल बी 20 मिनट्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है? सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ कास्टिंग बी। ठीक है, हमें पता है कि सॉलिडिफिकेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v बाई ए होल स्क्वायर। ठीक है, निकालिए। सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ b डिवाइड बाय सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ a विल बी इक्वल्स टू v बाई ए बी का स्क्वायर डिवाइड बाय v बाई ए किसका स्क्वायर? a का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करनी है अब डायरेक्टली। वैल्यूज कैसे पुट करेंगे? देखो डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर दो, b के लिए पुट करनी है ऊपर, क्योंकि हम b का निकाल रहे हैं तो b को ऊपर रखो। तो b के लिए पुट करो 400, 200, 35। सो इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो काफी बड़ा होगा ये। सो इसका होगा 400 इंटू 200 इंटू 35 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ, एरिया हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 400 इंटू 200 प्लस 200 इंटू 35 प्लस 35 इंटू 400। ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। डिवाइड बाय ए के लिए आओ, ए के लिए क्या होगा? देखो ए के लिए क्या होगा? 400, 200, 140। सो दिस विल बी 400, 200 इंटू 140 इंटू 140 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ 400 इंटू 200 प्लस 200 इंटू 140 प्लस 140 इंटू 400। यहां तक सबका सही होगा। TSA की वैल्यू क्या है? TSA की वैल्यू है 20 मिनट्स। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगी TSB की वैल्यू। यहां पर सिर्फ एक ही मिस्टेक हो सकती है, और वो मिस्टेक क्या है? देखिए, अवॉइड शॉर्टकट्स। हमें शॉर्टकट्स नहीं मारने हैं, पूरा सॉल्व करना है, फिर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट गलती क्या हो सकती है? सेकंड नंबर, कि आप यहां पर स्क्वायर लगाना भूल जाओ। क्या लगाना भूल जाओ? स्क्वायर लगाना भूल जाओ। फिर क्या गलती हो सकती है? ये जो हम b के लिए निकाल रहे हैं, आप ऊपर a वाला ले लो और नीचे वाला
बी का ले लो, तो ये गलती हो सकती है, इसके अलावा और कोई गलती नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। क्यों? क्योंकि वर्चुअल कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, तो उसका ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो जो आपका 72 है, 72 का आपका आंसर आने वाला है ऑलमोस्ट बी आने वाला है आपका 3.3 मिनट। तो इसका मैं लिख देता हूं यहां पर आंसर 72 का बी, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 3.3 मिनट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 72। ऐसे ऐसे अच्छे आसान क्वेश्चन आते हैं, ये नंबर नहीं छोड़ने चाहिए। अब तक तो आपका कास्टिंग का रिवीजन हो चुका होगा, इतने क्वेश्चन हमने कर लिए 72, रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 73, मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 73, इट इज मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग करना है, क्या करना है, मैच द फॉलोइंग। तो कर दीजिए मैच द फॉलोइंग, क्या प्रॉब्लम है। 73 में मैच द फॉलोइंग कीजिए, पी क्यू आर एस गिवन है, तो यहां तो ऑप्शंस भी गिवन है, ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 73, मैच द फॉलोइंग पी क्यू आर एस। अब देखिए पहला क्या है, सैंड कास्टिंग। सैंड कास्टिंग से क्या बनाते हो, जल्दी से बताओ। सैंड कास्टिंग से क्या बनाते हो, फिर सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से क्या बनाते हो, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से क्या बनाते हो, डाई कास्टिंग से क्या बनाते हो। नीचे से चलते हैं डाई कास्टिंग। डाई कास्टिंग से आप क्या बनाते हो, आईसी इंजन 2, तो एस का क्या हो जाएगा 2। ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें एस का क्या हो 2, तो भाई दो आ रहे हैं, ए और सी, तो ए और सी में से आंसर हो सकता है, ए हो सकता है या फिर सी हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब ए और सी के स्टार्टिंग वाले देख लो। स्टार्टिंग वाला क्या है, पी का क्या है 4 और 3, पी का क्या है 4 और 3, पी क्या है सैंड कास्टिंग, तो 4 देखो पुलीज, 3 क्या है लार्ज बेल्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। तो पी का क्या हो जाएगा 3, तो ये आपका ऑप्शन चला गया। क्यों पर आओ, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का यूज कहां किया जाता है भाई, पुलीज बनाने के लिए, सो इट विल बी 4। आर क्या है भाई, आर है आपका इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, इसका यूज किया जाता है टरबाइन ब्लेड्स बनाने के लिए, सो इट विल बी 1। सो 3 4 1 2, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 73 में सी। ठीक है, तो जब आपको पता चल गया सी है तो बाकी मैच करने की जरूरत नहीं है, टाइम सेव कीजिए। कम टू द क्वेश्चन नंबर 74, लिंक्ड क्वेश्चन है। लिंक्ड क्वेश्चन है 74 और 75 दोनों का जो डाटा है ऊपर सेम है, नीचे दो क्वेश्चन पूछे गए 2 मार्क्स के, तो देख लीजिए 4 मार्क्स के एक ही साथ, 4 मार्क्स के एक ही साथ क्वेश्चन आ चुके हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। इन ए सैंड कास्टिंग प्रोसेस ए स्क्रू ऑफ 10 mm base diameter, so the diameter of the screw is given। क्वेश्चन नंबर 74 एंड 75 दोनों का डाटा क्या है, सेम है। तो पहले डाटा लिखते हैं, स्क्रू का जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द स्क्रू इज गिवन एज 10 mm, सो इट विल बी 10 mm। उसके आगे क्या लिखा है, एंड 250 mm हाइट लीड्स टू ए रनर, सो हाइट ऑफ द स्क्रू इज गिवन एज 250 mm। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, यहां तो आप बर्नौली क्वेश्चन लगा के भी कर लोगे। फिर क्या करता है, विच फिल्स ए क्यूबिकल मोल्ड कैविटी ऑफ 100 mm साइज, सो साइज ऑफ द कैविटी, साइज ऑफ कैविटी इज गिवन एज 100 mm। क्यूबिकल है तो 100 इंटू 100 इंटू 100 mm क्यूब। अब 74 में ये क्या पूछ रहा है, जल्दी से देखते हैं। 74 में पूछ रहा था वॉल्यूम फ्लो रेट इज, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट पूछ रहा है क्यू, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला क्यों नहीं है, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है। इट विल बी इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है, एरिया ऑफ द स्क्रू, एरिया ऑफ द स्क्रू एंड वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ द स्क्रू, 1 2 3, याद करो 1 2 3, सो दिस विल बी V3। सिंपली एस की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 4, पाई बाय 4 किसके इक्वल होगी, डी स्क्वायर, सो इट विल बी 10 स्क्वायर। यह आएगा आपका mm स्क्वायर में, है कि नहीं। और क्वेश्चन में किसमें गिवन है, mm क्यूब पर सेकंड, बहुत अच्छी बात है। V3 विल बी इक्वल्स टू √2GHS। और कुछ हाइट ही गिवन नहीं है तो कहां से लाओगे भाई HT, जो गिवन है उसी डाटा का यूज करो, ज्यादा वहां पे साइंटिस्ट नहीं बनना है। 2 इंटू 9.81 इंटू 250 कैलकुलेट कीजिएगा, एरिया की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। एरिया की वैल्यू क्या आती है बताता हूं मैं आपको,
सो क्वेश्चन नंबर 74 में आपकी एरिया की वैल्यू आ रही है 78.53। द वैल्यू ऑफ द एरिया इज कमिंग 78.53 mm स्क्वायर। और जो आपका Q है इसकी वैल्यू आएगी 173942 173942.13 mm क्यूब पर सेकेंड। ऑप्शंस में आइए, ऑप्शन नंबर सी, तो 1 2 3 4 5, सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10⁵ mm क्यूब पर सेकेंड। तो इसका आपके 74 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 74 का क्या आंसर हो जाएगा? सी। अब ये पूछ रहा है द मोल्ड फिलिंग टाइम इन सेकेंड्स, तो 75 में पूछ रहा है मोल्ड फिलिंग टाइम, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? इसकी वैल्यू इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड डिवाइड बाय एरिया ऑफ द गेट। तो एरिया ऑफ गेट नहीं ले रहा हूं मैं यहाँ पर सीधा मैं ले रहा हूं Q, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। तो क्योंकि ये Q डायरेक्टली गिवन है तो Q चेंज थोड़ी ना हो रहा है, Q विल बी रिमेन सेम। तो वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड इट विल बी 100 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड बाय Q की वैल्यू क्या है? रख दीजिए 173942.13 और इसकी वैल्यू को आप कैलकुलेट कीजिए। 75 का आपका आंसर आने वाला है 5.75 सेकेंड, है ना? आपका 75 का आंसर आने वाला है 5.75 सेकेंड। सो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए बी। इसके लिए क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी। ऐसे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 76। इतना इजी क्वेश्चन है, देखो इसमें अब क्या करना है हमें। इन होलो सिलेंड्रिकल पार्ट्स मेड बाय द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, जो होलो सिलेंड्रिकल पार्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, किससे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से। तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में हम विदाउट कोर होलो सिलेंड्रिकल पार्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फिर अगर हम बात करते हैं कास्टिंग इल्ड की, तो कास्टिंग इल्ड क्या होती है? सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में 100% यानी 1 होती है, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द गेटिंग एलिमेंट्स विल बी 0। पाइप्स बना सकते हैं, जैसे हम गन के बैरल्स बना सकते हैं। इसमें ये क्या पूछ रहा है? द डेंसिटी ऑफ द पार्ट इज, पार्ट की डेंसिटी पूछ रहा है ये, मैक्सिमम एट द आउटर रीजन, मैक्सिमम एट द इनर रीजन, मैक्सिमम एट द मिड पॉइंट बिटवीन द आउटर एंड द इनर रीजन। और ये पूछ रहा है यूनिफॉर्म थ्रू आउट, तो यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, सी भी नहीं हो सकता है, बी भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो डेंस मटेरियल होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और जो लाइट इंप्योरिटीज होगी वो टुवर्ड्स द सेंटर होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम एट द आउटर रीजन। तो 76 का आंसर क्या होने वाला है? 76 का आपके आंसर होने वाला है ए, मैक्सिमम एट द आउटर रीजन। इतना इजी क्वेश्चन है, देखो यार, ऐसा क्वेश्चन अलग वे में भी पूछा जा चुका है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 77। 77 क्वेश्चन देखिए। इन सैंड कास्टिंग ऑफ hollow part of lead, a cylindrical core of diameter 120 mm, height 180 mm is placed inside the mold cavity. The densities of the core material are 1600 kg per meter cube and for the lead are 11300 kg per meter cube respectively. The net force that tends to lift the core during the pouring of the molten metal will be, so it is asking the net force acting on the core. इसका फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? जल्दी से बताओ, P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इसकी वैल्यू क्या होगी? बहुत ही इजी है। ये जो आपका क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये 77। डाटा क्या क्या गिवन है? डाटा आपको गिवन है जो आपका कोर है उसका डायमीटर है 120 mm, सो दिस D विल बी इक्वल्स टू 120 mm। कोर की हाइट गिवन है 180 mm, सो द हाइट ऑफ द कोर इज 180 mm। उसके बाद ये पूछ रहा है डेंसिटी ऑफ द कोर, डेंसिटी ऑफ द कोर के मेटेरियल की डेंसिटी क्या है? 1600 kg per meter cube, and after that the density of the liquid metal, that is lead, equals to 11300 kg per meter cube. So the net force acting on the core, let's assume P, and this value will be equals to Vg multiply with
रो m minus rho of c. What is the value of v? We can calculate v equals to pi by 4 d square h. This is the volume of the core, and this value will be comes out to be v equals to pi by 4 multiply with d square 120 divided by 1000 square multiply with h 180 डिवाइड बाय 1000, तो ये क्या हो जाएगा आपका h. अब गलती कहाँ होती है कि ये जो p आने वाला है ना, ये न्यूटन में आने वाला है. किस में आने वाला है? न्यूटन में. सो दिस विल बी इन न्यूटन. और हमारे स्टूडेंट्स क्या गलती कर सकते हैं कि इनकी वैल्यू को आप mm में पुट कर लो. तो जब आप इनकी वैल्यू को mm में पुट करोगे तो वो न्यूटन में नहीं आएगा, इसलिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब में. किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो आपको ये वैल्यू रखनी है यहां पर सिंपली P. सो वॉल्यूम की जो आपकी वैल्यू आ रही है, दिस वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू 2.035 इंटू 10⁻³ 2.035 इंटू 10⁻³ इंटू 9.81 माइनस रो सी. व्हाट इज रो सी? 1600. तो ये वैल्यूज आप पुट करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द P. You will get the value of the P and it is asking in the Newton. It is asking in the Newton. तो आपकी जो आंसर आने वाली है that will be C 193.7 न्यूटन. ये आपका आंसर आने वाला है. आपको सोल्व करना है. मैं कैलकुलेटर नहीं लेके आता हूँ, तो मैं यहाँ पर सोल्व नहीं करूँगा. आपको ये सोल्व करनी है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो that will improve your calculation practice also. So come to the next question, that is question number 78. हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग इज नॉट सुटेबल फॉर. ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है, लेकिन वो किसी और के लिए आया था. ठीक है, आया था तो डाई कास्टिंग के लिए, हॉट चेम्बर और कोल्ड चेम्बर का, लेकिन वो किसी और वे में आया था. ये रिपीट होके वापस आया है, नेक्स्ट वे में आ रहा है, अलग तरीके से आ रहा है. हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग किसके लिए सुटेबल नहीं होती है? मैंने आपको बता दिया है, एल्यूमिनियम के लिए सुटेबल नहीं होती है. सो 78 क्वेश्चन में ये पूछ रहा है हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग के लिए. किसके लिए? हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग के लिए. कौन सुटेबल नहीं होता है? एल्यूमिनियम सुटेबल नहीं होता है. एल्यूमिनियम एंड इट्स एलॉय. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपके आंसर हो जाएगा डी. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी. लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं. एल्यूमिनियम एंड इट्स एलॉय के लिए हम यूज नहीं करते हैं. क्रॉस लगा रहा हूं आगे. किसके लिए करते हैं? लेड, टिन और जिंक के लिए. लेड, टिन और जिंक के लिए. और अगर हम इसी में कंटिन्यू करें, कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग, तो जो कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग होता है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है न्यू, कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग का यूज किसके लिए करते हैं हम? कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग का यूज हम करते हैं ABC, बताया था ना, ABC, एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर. ABC, एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर के लिए हम यूज में लेते हैं. एल्यूमिनियम का यूज यहां क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज इट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ गूजनेक. बिकॉज इट्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ गूजनेक. यहां पर क्या होता है? कॉन्टैक्ट टाइम रिड्यूस होता है. कॉन्टैक्ट टाइम क्या हो जाता है? रिड्यूस होता है. अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो रैपिड कूलिंग होती है. रैपिड कूलिंग होने से फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर मिलता है, और फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर से स्ट्रेंथ और हार्डनेस क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है. कॉम्प्लेक्स शेप ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द डाई कास्टिंग. ग्रेविटी डाई कास्टिंग का यूज कहां होता है? इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द पिस्टन ऑफ द एल्यूमिनियम एलॉयज. क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है. कम टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 79. A solid cylinder of diameter d and height equals to d. एक solid cylinder है जिसका dh इक्वल है, and a solid cube of side l, उसका l है, क्यूब का, दो अलग अलग है, are being sand cast by using the same material. Assuming there is no superheat in both cases, the ratio of the solidification time of the cylinder to the solidification time of the cube. बहुत ही इजी है. आपको यहाँ पे वही प्रिंसिपल लगाना है, गिना चुना एक ही प्रिंसिपल है आपके मेटल कास्टिंग में. सॉलिडिफिकेशन टाइम का पूरा क्वेश्चन पढ़ना होता है, एक एक वर्ड को समझना होता है कि वो क्वेश्चन क्या पूछने जा रहा है. ठीक है, वो क्वेश्चन क्या पूछने जा रहा है. ए और डी ऑप्शन देखो सिमिलर है, और जो आपके सी और बी ऑप्शन है सिमिलर. सिमिलर इन द सेंस ऊपर नीचे है.
तो यहाँ पर गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ध्यान से करना इसको। देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर है 79, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है। क्या है? एक सॉलिड सिलेंडर। सो पहले लिख लेता हूं मैं डाटा, सॉलिड सिलेंडर जिसमें D विल बी इक्वल्स टू H, D विल बी इक्वल्स टू H। तो इस केस में जो आपका V/A का रेशियो होता है वो क्या होता है? इट विल बी इक्वल्स टू पाई बाय फोर इंटू D क्यूब डिवाइड में क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 4 D स्क्वायर प्लस पाई D स्क्वायर। सो दिस विल बिकम्स आउट D/6। किसके इक्वल आता है? ये D/6 के इक्वल आता है। यहां तक कोई संदेह नहीं है, ये तो हमने सीधा ही बता दिया D/6 के। अब मैं बात कर रहा हूं क्यूब के लिए, और क्यूब की साइड कितनी दे रखी है इसने? L, A नहीं दे रखा है, तो V/A फॉर क्यूब विल बी इक्वल्स टू L क्यूब डिवाइड बाय 6, L स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू L/6। अब ये क्या पूछ रहा है? इट इज आस्किंग द रेशियो ऑफ द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ द सिलेंडर टू द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ द क्यूब। सिलेंडर से क्यूब का पूछ रहा है। सो सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ क्यूब, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा? V/A ऑफ सिलेंडर स्क्वायर डिवाइड बाय V/A क्यूब स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। सिलेंडर का पूछा तो ऊपर सिलेंडर ही आएगा, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि मटेरियल सेम है। नो सुपर हीटिंग है तो C से D वाला पूछ रहा है ये। अब देखो V/A ऑफ सिलेंडर D/6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय V/A ऑफ क्यूब, सो L/6 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू D/L स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? D। 79 का ऑप्शन क्या हो रहा है यहाँ पर? D हो रहा है। 79 का आपका ऑप्शन हो जाएगा D/L का स्क्वायर। तो हम देखो L/D स्क्वायर कैसे हो जाता? गलती से हम कुछ मिस्टेक कर लेते तो आप ऑप्शन क्या टिक करा जाते? A। तो मतलब अगर आप क्वेश्चन गलत भी कर रहे हो ना, तो एग्जामिनर को पता है आप क्या गलती करने वाले हो। एग्जामिनर को क्या है? पता है। तो ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है। हो सकता है आपने गलत किया हो और आप खुश हो गए हो कि भैया हमारा आंसर तो आ गया है, लेकिन वो ऑप्शन भी आपको मिल चुका है, तो आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो आप अपने सिलेक्शन से थोड़ा और पीछे हो जाएंगे। कम टू द लास्ट क्वेश्चन 80। सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ ए मेटल एलॉय कास्टिंग इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डीपली क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डीप इन द सेंस कि मतलब गहराई से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, उनमें अच्छी फीलिंग आती है। तो इस क्वेश्चन को आपको फीलिंग लेके करना है। ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? ये क्वेश्चन कहना चाहता है जो सॉलिडिफिकेशन टाइम होता है वो किसके प्रोपोर्शनल और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 80, सॉलिडिफिकेशन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू V/A स्क्वायर। सॉलिडिफिकेशन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू TS इज प्रोपोर्शनल टू V/A ऑफ स्क्वायर। जब हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहां पर कौन आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। सो दिस TS विल बी इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ V/A whole square, and this K is solidification factor is the function of K dash C and alpha। K dash C and alpha। थर्मल कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी, उतना कम सॉलिडिफिकेशन टाइम होगा। सो दिस सॉलिडिफिकेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/K dash। आपकी स्पेसिफिक हीट जितनी ज्यादा होगी, मतलब उसके यूनिट टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए बहुत ज्यादा हीट निकालनी पड़ेगी, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सो दिस सॉलिडिफिकेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। थर्मल डिफ्यूजिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना कम सॉलिडिफिकेशन टाइम होगा। सो दिस विल बी 1/α। तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट सरफेस एरिया नहीं है, स्क्वायर भी तो आना चाहिए ना, वो भी नहीं लिखा है। So it will be indirectly proportional to, which means it will be inversely proportional to the square of the surface area. It will be proportional to the square of the volume. तो ऐसा होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन will be incorrect. Inversely proportional to the specific heat of the cast metal. Inversely proportional to the specific heat of the cast metal. गलत है. Inversely proportional to the thermal diffusivity of the mold material. तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहां पर? C। 80 का क्या हो जाएगा? C। लास्ट देख लेते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोरिंग टेम्परेचर। पोरिंग टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उससे क्या लेना देना इसको? सॉलिडिफिकेशन टाइम तो आपका C से D है, ये सॉलिडिफिकेशन टाइम पूछ रहा है। अरे भाई
अरे पीएचडी होल्डर्स देखो यहाँ ए बी बी सी सी डी, सो दिस इज ए बी सी डी। सॉल्टिफिकेशन टाइम यहाँ का पूछ रहा है कि ये सॉल्टिफाई कब हो रहा है, क्लियर है। ये पोरिंग टेम्परेचर से मैं कोई लेना देना नहीं है, पोरिंग टेम्परेचर तो भले इतना हो, सॉल्टिफिकेशन टाइम तो वही रहेगा, ये थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा, बाकी ये वाली लेंथ थोड़ी ना डिक्रीज होगी, ये वाली लेंथ थोड़ी ना डिक्रीज होगी, ये वाली लेंथ में चेंज होगा, क्लियर है। इसका पोरिंग टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में। ओके, तो यहां तक आपके 80 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चंस को कवर अप कर लेंगे। 81 से लेके 101 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो फॉर नेक्स्ट क्लास प्लीज बी प्रिपेयर्ड, उनमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। लेटेस्ट जो गेट एग्जाम हुए हैं प्रीवियस, उन सभी के क्वेश्चन उनमें आ जाएंगे। ये तो थोड़े आपके 2010 तक हैं, अब मैं क्या करूंगा 2010 से लेके आपके 2019 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम क्लास में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी गलतियां हुई जैसे कि मैं कहता हूं उनको प्लीज नोट डाउन करें, उनका बार बार रिवीजन करें ताकि उन गलतियों को आप एग्जाम में जाके वापस रिपीट ना करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।